गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, बढ़ते हैं, दैट इज स्वर। कल हमने देखा था प्रत्याहार। प्रत्याहार कैसे बनते हैं, किस तरह निर्माण होते हैं और किस तरह हर एक प्रत्याहार पर कितने कितने वर्ण कैसे आते हैं, किस तरह से काउंटिंग किया जाता है, हमने देखा था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखा था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्वर। ओके, स्वर। स्वर स्वर। अब तो हम बेसिक ऑफ स्वर देख रहे हैं। स्वर हम क्या देख रहे हैं? बेसिक स्वर, स्वर का हम बेसिक देख रहे हैं। स्वर के बेसिक में देखा जाए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर की दो टाइप आती है। ओके, एक मूल स्वर आता है और एक आता है संयुक्त स्वर। ठीक है, एक मूल स्वर होता है और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, मूल स्वर मतलब जो किसी की सहायता से जो किसी वर्ण के, जो किसी की, जो कौन से ही वर्ण के, जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बना है, जो जो कौन से भी वर्ण के, कौन से भी वर्ण की वर्ण के वर्ण की सहायता से, जो कौन से भी वर्ण की सहायता से नहीं बना हो, मतलब वो स्वतंत्र हो, नहीं बना हो, नहीं बना हो। ठीक है, इसमें उदाहरण में, इसमें देखते उदाहरण अ ई ओ, अ ई ओ इत्यादि। ठीक है, जो कौन से भी वर्ण की सहायता से नहीं बना हो उसे हम बोलते हैं मूल स्वर। संयुक्त स्वर मतलब जो एक से ज्यादा वर्णों की सहायता से बना हो, जो वर्ण या जो शब्द एक या अधिक, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा वर्णों के सहायता से बना हो। ठीक है, सहायता से बना हो उसे हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। इसमें जैसे कि हम लेते हैं ए, आ, ए, औ, ये चार ही वर्ण आएंगे, इसमें ये तीन ही आएंगे। ओके, इत्यादि इत्यादि नहीं, इसमें ये तीन ही आएंगे। ठीक है, इस तरह के अगर आपको दिखते हैं तो वो रहेंगे, फिर मूल में आ जाएंगे। और इसमें तो फिलहाल तो हमें तीन, भले मुझे तीन पता है तो मैं आपको तीन बता रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें कौन से आएंगे? इसमें आएंगे ए, इसमें आएगा ए, आई, ओ और औ। ए, आई और ओ और औ। ठीक है, ये संयुक्त स्वर के एग्जाम्पल हो गए। ये मूल स्वर के एग्जाम्पल है। मूल स्वर के उदाहरण है अ, ई, उ, और संयुक्त स्वर के उदाहरण है ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब ये कैसे है मैं बताता हूँ कि ए, आई, ओ और कैसे बने, कौन से वर्ण से बने, तो बताता हूँ आपको। ठीक है, ए, जो ए बना है हमारा, किससे बना है? अ प्लस ई, अ प्लस ई से बना है। और जो हमारा ओ बना है, ओ, जो हमारा ओ बना है वो बना है किससे? अ प्लस उ से, अ प्लस उ से। ठीक है, और जो हमारा ये हो गया ए, ओ, आई किससे बना है? आई, आई किससे बना है? आई बना है हमारे उस शब्द से ओ प्लस ए से, ओ प्लस ए से बना है। हमने क्या देख रहे थे कि हमारा जो ए शब्द बना है वो ओ प्लस ई जोड़ के बनता है ए, ओ, अ प्लस उ जोड़ के बनता है ओ, आई, अ, उ प्लस ए जोड़ के बनता है आई। और औ कैसे बनता है? अ प्लस ओ को जोड़ के। औ कैसे बनेगा? अ प्लस ओ को जोड़ के औ बनेगा। ठीक है, सो ये हमारे बन गए चार वर्ण। जो हम चार वर्ण उदाहरण देखे थे, जो जो चार वर्ण उदाहरण देखे थे वही उदाहरण मैंने बता दिया कि कोई कैसे कैसे बने। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ए बनता है, इन दोनों वर्ण को जोड़ते हैं तो ओ बनता है। संयुक्त स्वर मतलब मिश्रित स्वर, मतलब एक या एक वर्ण से अधिक वर्णों को जोड़कर बनने वाले स्वर को हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। सो ये वो तीन स्वर उसके उदाहरण रहेंगे और ये चार स्वर संयुक्त स्वर के उदाहरण रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्वर देख रहे हैं तो स्वर में कोई अलग वर्ड तो और आएगा ही नहीं। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? अब ये हमारे इतु से ये वाला स्वर, ये जो स्वर है बेसिक ऑफ स्वर, इतु से टॉपिक है, इसका हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है,
आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे आपके टर्म एग्जाम में भी और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी? आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मूल स्वर कोणता है, मूल स्वर इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक। ओके, इसमें ए ऑप्शन रहेगा, और बी ऑप्शन रहेगा, ए, सी ऑप्शन रहेगा, ओ, और डी ऑप्शन रहेगा आई। ठीक है, सो मूल स्वर मतलब जो कौन से ही वर्ण की सहायता से बने नहीं है। हमारी ये देखो, अभी हमने 3 एग्जाम्पल देखा था, ये वर्णों की सहायता से बना है, वर्ण दो तीन वर्णों को जोड़ के बने, ये भी 2-3 वर्णों को जोड़ के बने, ये भी बने, लेकिन ये बना नहीं है, ये अकेला स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र, ये कौन से भी वर्ण की सहायता से बना नहीं है। तो मूल स्वर मतलब क्या होता है कि जो कौन से भी वर्ण की सहायता से नहीं बना है उसे हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। तो ये है हमारा आंसर, क्या है, ए। इस तरह से आपको संयुक्त स्वर का भी क्वेश्चन आएगा। बस दो से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से बनते प्रैक्टिस के लिए, और एक आधे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, आपकी क्या, मेरी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो मुझे भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो इस टॉपिक से मुझे भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने आगे चल के अगले महीने में। ठीक है, सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा, मेरे को भी जानकारी मिल रही है आपके साथ साथ। सो अब हम देखते हैं उच्चारण काल, स्वरों के आधार पर उच्चारण काल। स्वरों के आधार पर उच्चारण काल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, स्वरों के आधार पर स्वरों के आधार पर उच्चारण काल, स्वरों के आधार पर उच्चारण काल। ठीक है, पहला होता है ह्रस्व स्वर, पहला होता है ह्रस्व या ह्रस्व, इसको हम ह्रस्व, ये अब मैं तो इसको पहले प्रोनाउंसिएशन ह्रस्व करता हूँ। बुक में रस्व देकर है क्या, तो भी संस्कृत सुधा बुक में या कौन से भी संस्कृत के बुक, टेक्स्ट बुक में रस्व करके बोल रही, तो मैं तो ह्रस्व बोलूंगा, आप रस्व बोलिएगा। सो ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर मतलब क्या होता है, एक मात्रिक स्वर होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं, ये होते हैं एक मात्रिक स्वर, कैसे होते हैं, ये एक मात्रिक स्वर होते हैं। ठीक है, इनका उच्चारण करते वक्त कम समय लगता है। इन स्वरों का, ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करते वक्त हमें बहुत कम समय लगता है। इन स्वरों का उच्चारण करते वक्त हमें कम समय लगता है। ठीक है, मतलब ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते वक्त हमें बहुत कम समय लगता है, इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, एक मात्रा वाले स्वर और कम समय उच्चारण लगने वाले, उच्चारण में कम समय लगने वाले स्वर को हम एक मात्रिक ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें उदाहरण आता है अ, ई, ओ, रू, लू। उदाहरण आता है इसमें अ, ई, उ, रू और लू। बस इतने यार, इतने ही आंटी। ठीक है, अगर आपको और पता है, स्वर में बोल रहा हूँ, स्वर में बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको इससे भी और कुछ एक्स्ट्रा पता है स्वर में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इतना ही काफी है ह्रस्व स्वर के लिए। ठीक है, सो दीर्घ स्वर मतलब क्या होता है, दीर्घ स्वर, इसको द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इसको द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक मतलब 2 मात्रा वाले। ठीक है, 2 मात्रा वाले स्वर, द्विमात्रिक स्वर मतलब इसका इनको उच्चारण करते वक्त अधिक समय लगता है। इनका उच्चारण करते वक्त, इन स्वरों का उच्चारण करते वक्त, इन स्वरों का उच्चारण करते वक्त अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। ठीक है, इन स्वरों का उच्चारण करते वक्त हमें अधिक समय लगता है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण आते हैं, उदाहरण लिखने की जगह नहीं है, यहाँ पे लिख,
उदाहरण आते हैं, इसके उदाहरण देख रहे हो, इसके उदाहरण देख रहे हैं दीर्घ स्वर के। इसके उदाहरण है कौन कौन से आते हैं इसमें उदाहरण? जैसे आते हैं आ ई उ रू ए, आ ई उ रू ए, ओ आई और औ। ये हो गए दीर्घ स्वर, मीन्स द्विमात्रिक स्वर के उदाहरण। इतने स्वर आते हैं हमारे द्विमात्रिक स्वर में, या इन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत, जिनका उच्चारण करते वक्त हमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को ऐसा कुछ नाम दिया नहीं अलग से, इनका डायरेक्ट का व्याख्या दी है कि जिनका उच्चारण करते वक्त, जिनका उच्चारण करते वक्त दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, मतलब जिनका उच्चारण करते वक्त दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर, जितना समय दीर्घ स्वर उच्चारण करने में लग रहा, उससे ज्यादा वक्त हमें प्लुत स्वर को लग रहा है, उससे ज्यादा वक्त लग रहा है तो प्लुत स्वर। ठीक है, इसमें उदाहरण आता है, और इस उदाहरण ऐसे जोड़ के आएंगे, स्वर जोड़ स्वर आएंगे। इसमें उदाहरण कैसे आएंगे? जोड़ स्वर। जोड़ स्वर कैसे होते हैं? जैसे अ ई, अ उ, अ ई, अ उ, आ ए, आ आई और आ ई, फिर आ ई, ऐसे ऐसे इत्यादि जितने बनते हैं ऐसे स्वरों में, इत्यादि जितने भी स्वरों के फॉर्म में बनेंगे, स्वर को जोड़ जोड़ के ऐसे दो वर्ण, दो स्वर जोड़ के जैसे बने, जितने बनेंगे वो सब हमारे प्लुत स्वर में आएंगे। ठीक है, और आप बोल के भी देखिए ना, अ ई, अ उ, अ ई, अ उ, तो बोलने को हमें समय लग रहा है दीर्घ स्वर से भी उच्चारण करते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ये हमने देखा स्वरों के आधार पर उच्चारण का देखा। अब हमें देखने का है प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो। प्रयत्न के आधार पर, वैसे तो हम प्रयत्न को लास्ट लेक्चर पे, जब लास्ट लेक्चर रहेगा वर्ण परिचय का, वहां पे हम प्रयत्न डिटेल में देखेंगे। जो लास्ट लेक्चर में प्रयत्न को हम डिटेल लिखने का है, यहाँ पे बस हमको प्रयत्न का बेसिक बताने वाला, और प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयत्नों के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रयत्नों के आधार पर, प्रयत्नों के आधार पर स्वरों के प्रकार। ठीक है, ओके। सो फिलहाल तो पहले हम देखेंगे कि प्रयत्न क्या होता है। प्रयत्न मतलब किसी वर्ण को उच्चारण करते वक्त जो हम प्रयत्न करते हैं। सिंपल डेफिनेशन बोलते प्रयत्न का, प्रयत्न मतलब कि कुछ चीजों को बोलते वक्त किया हुआ प्रयत्न। कुछ वर्णों को बोलते वक्त कुछ वर्णों को बोलने के कुछ वर्णों को बोलने का प्रयत्न करना। कुछ वर्णों को बोलने का प्रयास मतलब प्रयत्न, मतलब प्रयत्न होता है। ठीक है, अब प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न मतलब क्या होता है कि वर्णों को बाहर निकालने का प्रयास करना। बाह्य प्रयत्न मतलब वर्णों को बाहर या बाहर निकालने का प्रयत्न
जब हम किसी वर्ण को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। प्रयास करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें दूसरा प्रयत्न होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा कौन सा होता है? अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है। अब अभ्यंतर मतलब क्या होता है कि वे प्रयत्न वर्ण के मुख के अंदर ही होते हैं उच्चारण करते वक्त। उच्चारण के समय वे वर्ण उच्चारण के समय वे वर्ण मुख के अंदर से ही उच्चारित होते हैं। अंदर से ही उच्चारित होते हैं। ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं? फिलहाल तो आप इतना ही रखना है कि वर्णों को बाहर निकालने का प्रयास करते वक्त, जो वर्णों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं हम बोलते वक्त, वो बाह्य प्रयत्न में आते हैं। अब मतलब जो उच्चारण करते समय वर्ण जो मुख के अंदर से ही उच्चारित होते हैं। ठीक है। मतलब वो वर्ण को उच्चारण करते हुए वायु बाहर निकलते नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे अभ्यंतर प्रयत्न। फिलहाल इतना ही याद रखिए। अब बाहर और अभ्यंतर मतलब बाहर अभ्यंतर में। ठीक है। क्योंकि लास्ट लेक्चर जो हम वर्ण परिचय का लास्ट लेक्चर देखेंगे वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है। सो फिर हम देखते तो फिर हम देखते क्या बोला। मैंने क्या बोला फिर जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। ये 11 होते हैं पूरे और ये 5 होते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कौन से कितने कौन से होते हैं, और यहाँ पे भी कौन से होते हैं हम लास्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, वर्ण परिचय के लास्ट लेक्चर में। ठीक है। अब हम देखते हैं स्वर। अब इन्हीं दोनों के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार किए गए हैं? 3 प्रकार किए गए। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जैसे उच्चारण काल में 3 प्रकार होते हैं वैसे। ठीक है। सो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। स्वर कितने प्रकार है? पहला ह्रस्व, उनको से उच्चारण किए गए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की बात करें तो ह्रस्व की भी 3 प्रकार की है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त 2 मिनट। उदात्त दिख रहा है ना? अनुदात्त ये जोड़े शब्द है। और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये ह्रस्व के 3 प्रकार। सेम दीर्घ के भी सेम, उदात्त होगा, अनुदात्त होगा और स्वरित होगा सेम। और सेम प्लुत का भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित मतलब स्वरित मतलब क्या होता है भाव मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आपको पता चलेगा कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित मतलब क्या होता है। ठीक है। फिर बाद में और उदात्त के 2 प्रकार की है, फिर वो डिफाइन किए 2। यहाँ पे अनुनासिक आएगा, अनुनासिक, और यहाँ पे आएगा अनुनासिक, अनुनासिक। फिलहाल यहाँ पे अनुनासिक और अनुनासिक मतलब क्या होता है आप बस इसके ये 2 नाम ही याद रखिएगा। ठीक है। इसको मैं अनुनासिक और अनुनासिक को मैं आपको व्यंजन संधि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अनुनासिक और अनुनासिक क्या होता है। ठीक है। फिलहाल तो बस इतना याद रखिएगा कि उदात्त के 2 प्रकार होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है। बस इतना याद रखिएगा फिलहाल। और व्यंजन संधि में मैं आपको बता दूंगा अनुनासिक और अनुनासिक मतलब क्या होते हैं। ठीक है। आपको समझ जाएगा उस वक्त, क्योंकि हर चीज में अगर मैं यहाँ पे एक्शन करने जाऊंगा तो फिर आपका वर्ण परिचय कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए। फिर सेम इसके भी सेम हो जाएगा, इसके भी सेम 2 आएंगे, फिर इसके भी सेम 2 बनेंगे, इसके भी सेम 2 बनेंगे, इसके भी सेम 2 बनेंगे, इसके भी अनुनासिक, इसका भी अनुनासिक और अनुनासिक, इसका भी अनुनासिक और अनुनासिक। ठीक है। ऐसे सेम बनते रहेंगे। बस यहीं पे क्लासिफिकेशन, यहाँ तक क्लासिफिकेशन रुक जाएगा। फिर
अनुनासिक अनुनासिक करते करते यमनासिक, ये रुक जाएंगे तीनों का भी होने के बाद, ये तीन और ये तीन का होने के बाद। ठीक है, ये हमारा क्लासिफिकेशन का स्वर का प्रयत्नों के आधार पर। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि उदात्त अनुदात्त और स्वर क्या होता है। ठीक है, सो उदात्त मतलब क्या होता है? उदात्त, पहले उदात्त देखेंगे। उदात्त, इसका सूत्र है, उदात्त का सूत्र भी है उच्च उदात्त। क्या है सूत्र? उच्च उदात्त, उच्च उदात्त। इसका मीनिंग क्या होता है कि तालु आदि ऊपरी स्थान से वर्णों का उच्चारण करना। तालु आदि ऊपरी स्थान से मतलब तालु आदि ऊपरी स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण होता है। तालु मीन्स पैलेट, तालु मीन्स पैलेट होता है, पैलेट के ऊपर से जो वर्णों का उच्चारण होता है। तालु आदि, तालु आदि ऊपरी, तालु आदि ऊपरी स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उदात्त कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उदात्त कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उदात्त कहते हैं। फिलहाल तो इसके उदाहरण आपको संज्ञा प्रकरण में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इसके उदाहरण इसके उदाहरण में आपको संज्ञा प्रकरण में बता दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपको उदात्त अनुदात्त और समास के उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे। इस बेसिक संस्कृत का जो सेकंड चैप्टर है बेसिक वाला संज्ञा प्रकरण, इसे जो मैं चालू करूंगा वहाँ पे आपको इन तीनों के उदाहरण लिख जाएंगे। फिलहाल आपको इसमें सूत्र और उसका मीनिंग याद रखने का है इस चैप्टर में। ठीक है, सो दूसरा अनुदात्त, दूसरा है अनुदात्त। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए बस। ओके, आप टेंशन लीजिए, आपको सारी चीजें बताऊंगा। जो चीज मैं इस चैप्टर में बता रहा हूँ तो वो चीजें आपको दूसरे चैप्टर में जरूर बताऊंगा। ठीक है, ओके, मतलब जो चीजें मैं इस चैप्टर में आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज्यादा, वो चीज मैं आपको सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। ठीक है, अनुदात्त मतलब क्या होता है? इसका सूत्र आते हैं नीचे अनुदात्त, नीचे अनुदात्त, नीचे अनुदात्त। ठीक है, नीचे अनुदात्त, इसका मतलब क्या होता है कि निचले भाग से तालु आदि निचले स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण होता है पहले के नीचे के स्थान से। ओके, तालु आदि निचले 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 स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण होता है। ठीक है, उसे हम अनुदात्त कहते हैं। तीसरा स्वरित, समाहार स्वरित, समाहार स्वरित नहीं स्वरित। तीसरा स्वरित, इसका सूत्र है समाहार स्वरित। ठीक है, इसका सूत्र है समाहार स्वरित। इसका मीनिंग, इसका क्या होता है? इसका मीनिंग बताया कि दोनों के मध्य भाग, तालु के ऊपरी नहीं और तालु के निचले स्थान भी नहीं, तालु के मध्य स्थान से, तालु आदि मध्य स्थान से, तालु आदि, तालु ऊपर के बाद स्थान से भी नहीं, नीचे के स्थान से भी नहीं, मतलब बिटवीन, ऑन द बिटवीन साइड, मतलब बीच के स्थान से निकलने वाले वर्ण। तालु आदि मध्य, जिसको मध्य बोलते तो मराठी में मधात, मध्य स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम स्वरित कहते हैं, होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा उदात्त अनुदात्त स्वरित। ठीक है, सो हमने क्या देखा भाई? उदात्त अनुदात्त स्वरित। ठीक है, अब आपको कोई, आपके सर या अगर आपको कोई पूछता है कि क्वेश्चन आपको करता है कि मुझे अ स्वर का ह्रस्व
में कितने वर्ण, मतलब कितने वो आएंगे, ह्रस्व वर्ण कितने आएंगे, दीर्घ वर्ण कितने आएंगे और प्लुत वर्ण कितने आएंगे। अगर आपको कोई पूछता है तो आप कैसे बताएंगे, किस प्रकार आपको करके बताना पड़ेगा। अगर आपको अगर सर पूछते हैं, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी उदाहरण अगर हम देख लिए, जैसे मैंने आपको पूछा कि मुझे अस्वर का बताओ, अस्वर में कितने वर्ण आ सकते हैं, कितने वर्ण, कितने ह्रस्व स्वर आ सकते हैं, कितने प्लुत स्वर आ सकते हैं और कितने दीर्घ स्वर आ सकते हैं। मैंने आपको पूछा कितने प्लुत स्वर आ सकते हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको तेजी से बनाओगे, कौन से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर सेम जिस पैटर्न में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, क्लासिफिकेशन बताया था, उस तरह आपको करने का है। ओके, सो इधर कितना होगा, इसमें सेम उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, फिर इसके भी अनुनासिक, अनुनुनासिक, अनुनासिक, अनुनुनासिक, अनुनासिक और अनुनुनासिक। सेम दीर्घ का भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम एज इट इज। तो कितने हो रहे पूरे, टोटल कितने होंगे, 9, 1 2 3 4 5 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 बनेंगे। तो अ के कितने बनेंगे, अ ऐसे कितने बन रहे हमारे, 9 बन रहे। ओके, अ के हमारे ह्रस्व, मतलब अ के हमारे कितने बन रहे, ऐसे हमारे 6 6 6। अ के ह्रस्व कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। दीर्घ कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। और प्लस कितना बन रहा है, 6। यही सेम अगर फॉर्मेट अगर इस तरह यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे तो इसका भी 6 बनेगा, यहाँ पे भी 6 बनेगा और यहाँ पे भी 6 बनेगा। ऐसा टोटल अ के कुल भेद, अ के कुल भेद कितने बन सकते हैं, 18। ठीक है, अ के कुल भेद कितने बन सकते हैं, 18 बन सकते हैं। ओके, सो इस तरह अ ई ओ रू। लेकिन अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, रू, ए ओ आई ओ, ए ओ आई ओ, ए ओ आई ओ। अब यहाँ पे एक्सेप्शन, लुरु, ये एक्सेप्शन है। अब मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ कि इसमें लुरु में एक्सेप्शन है कि, एक्सेप्शन देखो संस्कृत में भी एक्सेप्शन होते हैं जो आपको रट्टा मारने का, एक्सेप्शन को आपको रट्टा मारने का है। ठीक है, लुरु, अब लुरु के दीर्घ नहीं होगा। ठीक है, लुरु का दीर्घ नहीं होगा, ह्रस्व और लुत होगा, लेकिन दीर्घ के भेद नहीं होंगे। ह्रस्व और लुत के भेद होंगे लेकिन दीर्घ के भेद नहीं होंगे। सेम एक्सेप्शन है और कौन कौन से, ए ओ और ए ओ आई ओ, ए ओ और आई ओ, इनके ह्रस्व नहीं होगा, बाकी दीर्घ और प्लुत भेद होंगे। इनका ह्रस्व नहीं होगा, बाकी इनका दीर्घ होगा और प्लुत होगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन आपको याद रखने का है, ध्रुव, ए ओ आई औ, ये आपको याद रखने का है। ठीक है, ओके, तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखने का है। अब देखो केमिस्ट्री भी एक्सेप्शन आप याद ही रख रहे थे वैसे भी, तो आपको थोड़े से एक्सेप्शन यहाँ पे भी याद रखने का है कि ध्रुव, ए ओ आई और औ, कुछ नहीं, बस 4 ही बार आपको याद रखने का है। बस लोग का आपको दीर्घ याद रखने का है, एक्सेप्शन का हंस याद रखने का है। ये नहीं होते, इसके हंस के भेद नहीं आते। अब मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, टेबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको वो टेबल रट्टा मारने का है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं टेबल। आपको मेरी स्क्रीन में भी आपको दिखा देता हूँ टेबल, और यहाँ पे बना देता हूँ टेबल। ठीक है, सो लिखिए आप टेबल, यहाँ पे लिखिएगा स्वर, एक साइड लिखिएगा स्वर, ऐसे लिखिएगा ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और कुल भेद। कुल भेद मीन्स टोटल ना, कुल भेद मीन्स टोटल। सो स्वर हम लेते हैं यहाँ पे अ ई उ रू, अ ई उ और रू। इसका ह्रस्व कितने आएंगे, किसने बनते हैं 6, इसके भी 6, इसके भी 6, कितने बने टोटल 12। सेम हम बात करते हैं लुरु की। लुरु में क्या नहीं होता है, लुरु में दीर्घ नहीं होता है। तो 6 0 6 कितने बनेंगे, 12, ये 18 बनेंगे। ठीक है, सॉरी ये 18 होंगे, इसके 18 बिट बनेंगे। और सेम ए आई ओ और औ,
तो ये कितने बनेंगे 6, और इसमें ये नहीं होता है 0, 6, 6 और 12। ठीक है, ये वर्ण आपको रट्टा ही होने चाहिए, ये वर्ण, और बाकी इन सारे पूरा टेबल आपको रट्टा होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अगर यहाँ से आएगा सर से, अगर आप बेसिक ऑफ सर से आपको क्वेश्चन पूछ देंगे तो एमसीक्यू, यहाँ से तो आपको एमसीक्यू पूछना नहीं, लेकिन यहाँ से एमसीक्यू डायरेक्ट टेबल से पूछेंगे एमसीक्यू। ठीक है, कोई वो आपको सूत्र नहीं, आपको कोई वो मीनिंग नहीं पूछेगा सूत्र का। ओके, ना उदाहरण पूछेगा, डायरेक्ट आपको क्या पूछेंगे, टेबल में से डायरेक्ट आपको 2 से 3 एमसीक्यू टेबल में से आ जाएंगे आपको। ठीक है, वेटेज जिसका 2 से 3 एमसीक्यू है इस टेबल में से, लेकिन पूछेंगे यूनिवर्सिटी में आपसे 1 या 2। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इतना ही था। ये था हमारा लास्ट टेबल। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये माइंड में होना चाहिए, जब नींद में भी अगर आपको कोई पूछा तो आपको ये टेबल बताना आना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से एमसीक्यू बनेगी, इस टॉपिक से तो यहीं से एमसीक्यू बनेगी इस टेबल से। सो यहीं पे हम हमारा लेक्चर इन करते हैं, और लेक्चर इन करने से पहले आप बता जाता हूँ 2-4 चीजें। ठीक है, सो हमारे चैनल शुरू है यूट्यूब पे, तो शुरू से आपको पता है यूट्यूब में हमारे शुरू है आयुर्वेद रेडी करके। ठीक है, ओके। बाकी इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज भी हमारा शुरू है। ठीक है, आपको तो पता ही है, सभी को पता है कि इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज हमारा शुरू है आयुर्वेदा रियलिटी करके, आयुर्वेदा रियलिटी करके, सेम इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज एज रियलिटी करके। और तीसरा हमारा शुरू है कौन सा, व्हाट्सअप ऑफिशियल ग्रुप, जहाँ पे मैं अपने डाउट को डिस्कस करता हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, ये भी है, और आयुर्वेदिक रियलिटी करके, आयुर्वेदा रियलिटी करके जुड़ के रही। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम, बस हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम ही अलग है थोड़ा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। क्या है, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ये भी आपको पता है क्या नाम, फिर मैंने बता दिया। ठीक है, क्योंकि इसका ही तो लोगो हमारे यूट्यूब चैनल का लगा है, चैनल है। ठीक है, सो यूट्यूब चैनल को आपको लाइक और सब्सक्राइब करने का, जिनके कारण आपको लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहे। बाकी इंस्टाग्राम में मैं लेक्चर्स के अपडेट डालते रहता हूँ डेली। बाकी व्हाट्सअप ऑफिशियल ग्रुप में डाउट डिस्कशन चलते हैं, और टेलीग्राम व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम ऑफिशियल लिंक, इनकी तीनों ग्रुप की ऑफिशियल लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी तो आपको पता है टेलीग्राम चैनल में डेली लेक्चर के नोट्स डालते रहता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू।